A meters and B meters are 3 meters apart. Prove that the height of the point of intersection of the lines joining the top of each pole थोड़ी चलेगा। देखो फिगर ऐसे बनेगी, दो पोल खड़े, एक की हाइट है एक की हाइट भी है, 3 मीटर अपार्ट है, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3। ध्यान से समझना है। ये इससे जोड़ दिया, इसकी हाइट टॉप इसके फुट से जोड़ दी, इसकी टॉप इसके फुट से जोड़ दी। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, उसकी हाइट बतानी पड़ेगी। मान लो h, ठीक है। अब लिखना बंद कर दो और समझ लो, बस केवल समझ लो। उसके बाद फिर करना इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर हो जाएगा। A B C D E F, तो ये मैंने h मान लिया। अब मैं इसको इतने हिस्से को u मान रहा हूँ और इतने हिस्से को v मान रहा हूँ, है ना। ठीक है बेटा, तू खड़ी हो जाए ना, वहाँ से इधर आ जाए ना, उस रेट से देखने में दिक्कत हो रही। मुझे भी अजीब सा लगता है जब तुम टेढ़े मेढ़े होते हैं ऐसे। क्या फर्क क्या पड़ेगा? ऊपर पैर करके नहीं बैठ पाते, तो पीछे चली जाए, उसके पास चली जाए, हैं? तो एक शर्ट पर करवाऊंगा जब टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ध्यान से समझना। दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFC, है ना। ABC बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल इसी साथ। तो इसमें देखो आप, ये वाला एंगल तो कॉमन है दोनों का, CC दोनों में आ रहा है, बड़े में भी है और छोटे में भी है। और ये 90 है, ये भी 90 है ना। इसका नाम 1, इसका नाम 2 दे देता हूँ। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C ऐसे लिख दो, या 2 का नाम दे दो C को, क्योंकि यहाँ पे भी है तो इसका नाम 2 दे दो। तो यहाँ लिखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉमन, एंगल 1 ये 3 दे दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। ठीक है जी। implies triangle ABC similar to triangle EFC by AA to AD। इतनी बात समझ में आती सबको? A से दो ट्राइंगल्स सिमिलर कर दी, इतनी बात समझ में आ गई सबको? आ गई भी? अरे टी-शर्ट आ गई पक्का? इतना सोच भी बैठा है। ये प्रूव करने के बाद इसका रेशो लिख लो। अब रेशो में आपको ये वाली साइड नहीं यूज करनी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है या यहाँ दे रखा है, दे रखा है ना। तो ट्राइंगल ले लो AB अपॉन EF, दिस अपॉन दिस, BC अपॉन F6, बस AC वाला पार्ट नहीं देना। ये ले लिया आपने। AB कितनी है आपके पास? A
ई एफ कितनी है आपके पास, एच, बी सी कितनी है आपके पास, पी, और एफ सी कितनी है, यू। कितनी बात समझ में आती है? रेशो लिख लिया, यू की वैल्यू निकाल दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। यू कितनी आ जाएगी, पी एच अपॉन ए आ जाएगी, पी एच अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम जैसा करना चाहे वैसे कर लेना, जितना तुम्हें समझ में आता है। यू कितना होगा, पी एच अपॉन ए, ये नंबर बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब दो ट्राइंगल ये वाले ले लो, एक ले लो डी सी बी और एक ई एफ बी, डी सी बी और ई एफ बी, ठीक है। इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ई एफ कितना है, बी, ठीक है। अब इसमें भी ये वाला एंगल जो है इसको मान लो 4 है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 कॉमन, और एक 90 हो गया, है ना, एक ये 90, नाम दे दो डी सी, ऐसे लिख दो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ई ई, क्या नाम दे दो, एफ, ई एफ बी 90 डिग्री ईच, implies triangle DCB similar to triangle EFB by AA criteria, ठीक है जी। तो इससे भी रेशो लिख लो, DC अपॉन EF, रेशो ये वाली मत लेना, ये वाली DB वाली, तो DB वाली नहीं लेनी, DC अपॉन FB, है ना, DC अपॉन EF, DC अपॉन FB, ऐसे लिख दिया। DC कितना है, B, EF कितना है, एच, बी सी कितना है, पी, बी एफ कितना है, बी। यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, तो बी निकालोगे तो पी एच अपॉन बी आ जाएगी, क्या जाएगी, पी एच अपॉन नंबर 2 डाल, नंबर 1 डाल। इतनी बात समझ में आती है? देख लो एक बार, नहीं समझ में आई तो बता दो। आ गई? अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, यहाँ लिखा एडिंग 1 and 2, तो ये u प्लस बी हो जाएगी, और ये पी एच अपॉन ए प्लस पी एच अपॉन बी हो जाएगी, है ना। तो u प्लस बी क्या है, p के बराबर, तो मैंने p ले लिया इसको, और यहाँ से ph कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 1/a प्लस 1/b। कितनी बात समझ में आती है? देख लो एक बार ध्यान से, अड़ा वो आगे समझ में, ये p से b कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया, है ना, और इसको h और इसका एलसीएम ले लो, तो ये b प्लस ए अपॉन ए बी हो जाएगा, है ना। अब मुझे को h निकालना है, तो ये हाइट ही तो निकालनी है, h क्या हो जाएगी, ये ए बी इधर चली जाएगी और a प्लस बी उसके नीचे आ जाएगी। ये ऐसे कर लो, इसको ऐसे रखो और रेसिप्रोकल कर लो दोनों तरफ, h इज इक्वल टू ए बी अपॉन, समझ में आई? देख लो, समझ में ना आई हो तो बोलो, प्रूव करना था, देख तो सही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखा था उसके बाद में। उतार ले बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट। तुम क्यों नहीं गई हो? ये क्या बात है, इसको क्या बनाएगा? अब ठीक करिए, अब सुन लो ध्यान से। अब आपको करना है प्रूफ ए एल इज इक्वल टू 2PL। तो कैसे अभी ट्राई कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकना, अभी जल्दी उतारना है। बी और ए एल बी देखो, ई एल बी तो एक ही लाइन है, सॉरी ई बी ए और ई एल बी का लाइन ले रहा। मैं बता दूं पहले, 2 मिनट रुक जाओ, तुमसे होगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल एक बार ट्राई कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर कर लो, कर सकते हो बहुत आसान से। ये पैरेलल है ना, ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा
है तो ये एंगल बोलो नहीं, ये एंगल 1 एंगल 2 और ये 3 और ये एंगल 4 है ना 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जेड जब भी बनाना है जब पैरेलल लाइन हो, कभी टेढ़ा जेड बना लो। देखो जी जेड तो ये भी बनना था, हमारा थोड़ा टांग टेढ़ी हो गई है, ये नहीं करना। ये लाइन पैरेलल होगी तो ही जेड बनाना, जेड मतलब ये लाइन पैरेलल टू दिस, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। तो इससे क्या होगा, इन ट्राइंगल ALB एंड ट्राइंगल CLM, है ना। नाम मैंने देख के लिखा है कि नाम ठीक हो मेरा, क्योंकि A के बराबर कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा ना भाई। ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो बचा हुआ इसके इक्वल हो गया ये वाला। तो नाम मैंने लिखा है ALB फिर CLM, ठीक है। तो इससे लिख दो ट्राइंगल ALB सिमिलर टू ट्राइंगल CLM। इसका रेशो ले लो जरा, AL/CL और BL/LM और AB/CM। इसको नंबर 1 डाल लो, ठीक है। उतारना नहीं कोई भी, मैं पहले ही कह रहा हूँ उतारना नहीं, उतारोगे तो गलती हो सकती है, मेरे को नहीं पता क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ वो भी करेंगे बात। अब ये वाला जो बड़ा ट्राइंगल है, इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर करो जरा, ALE इन ट्राइंगल ALE एंड ट्राइंगल BLC। एक जेड बन रहा वर्टिकल अपोजिट है। ये वाला एंगल हो गया जी आपका 5, ये एंगल हो गया जी आपका 6 वर्टिकल और एक वर्टिकली अपोजिट, है ना। इसको ले लो 7 और इसको ले लो 8। एंगल 5। एक बात को ध्यान रखना, जब भी ज्योमेट्री की फिगर बनाते हो तो छोटी सी नहीं बनाना और उसमें खिचड़ पिचड़ बना दो जैसे मैंने कर दिया, है ना। तुम्हारा जो एंगल तुम लिखोगे यहाँ 1 2 3 4 वो प्रॉपरली दिखने चाहिए, और शार्प पेंसिल से बनाना, ये पेन से नहीं चलेगा, बोर्ड में नंबर कटते हैं इसके, ठीक है। जब भी फिगर बनानी है विथ शार्प पेंसिल और प्रॉपर लिखे होने चाहिए तुम्हारे नंबर, अगर प्रॉपर नंबर चाहते हो। ये बच्चे उनके लिए ज़्यादा जरूरी होता है जिनको ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं, जो 100 के लिए एम करते हैं। ठीक है, पास ही होना है तो कुछ भी करो। एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स टू ट्राइंगल ALE सिमिलर टू ट्राइंगल ALE। ए किसके बराबर है, CLB। अब मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, गलत नहीं है वो भी, CLB, क्योंकि अभी सिमिलर नहीं है तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। अब नाम ठीक कर दिया मैंने बाय AA, ठीक है। अब रेशो ले लो जरा इसका भी, AL/CL इज इक्वल टू EL/BL इज इक्वल टू AE/BC। ये सेकंड हो गया। अब दोनों को देखो, इनको क्या हमें चाहिए, ठीक है। इसमें CL CD कहाँ आ रहा है, CD आ रहा है कहीं नहीं आ रहा। तो AL/CL तो आ ही रहा है दोनों में ना, और तो इससे आपके पास एक 2 मिनट AB जो है ये AB है ना, इसको मैं 2CM लिख सकता हूँ क्या? भाई CD बराबर AB है ना, CD बराबर AB है, तो इसका मतलब, और M मिड पॉइंट है, तो मैंने AB को पहले लिखा, इसको यहीं लिख दिया इज इक्वल टू CD/CM, ठीक है। और रीजन यहाँ दे दिया हमने कि AB इज इक्वल टू CD साइड्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। और CD की जगह मैंने लिख दिया 2CM, CD की जगह लिख दिया मैंने 2CM/CM, तो कट गए। तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये सारे तो बराबर हो ही गए, ये सारे बराबर हो गए कि नहीं हो गए, पहले बताओ भाई। जब AL/CL इसमें भी है, AL/CL इसमें भी है, इसका मतलब जो इसका EL/BL है वो भी तो 2 के बराबर हो गया। आया समझ में? नहीं आया समझ? ध्यान से देखो, फिर से देखो।
दोबारा देखो, ये मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक, ये तो था ही मेरा 1। पहले यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों कॉमन है तो मैं लिख देता हूँ AL/CL, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ BL/LM, इनकी जरूरत नहीं है। AB/CM इज इक्वल टू EL/BL, है ना, ये तो बराबर था ही पहले ही, ये बराबर इज इक्वल टू A/BC, ये पांचों बराबर हो गए। इतनी बात समझ में आती है। अब AB की जगह CD लिख दो इसमें, अब इसमें से केवल आप ये दो उठा दो, एक भी इसको, और कुछ लेना ही नहीं, ये चाहिए नहीं, ये चाहिए नहीं, ये चाहिए। क्यों उठा लो? क्योंकि वहाँ पर EL और BL में रिलेशन दे रखा है ना, तो ये दोनों उठा लिए मैंने। अब AB की जगह मैंने लिख दिया, ये मेरे पास आ गया, इम्प्लाइज AB/CM इज इक्वल टू EL/BL, ठीक है। नवदीप ये सोच रहे हैं क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन मार्क से मार्केट बहुत कर रहा है, क्यों आए बेटा लेट? याद नहीं ना, अब मैं क्या करूँ? लड़कों को तो मैं बाहर खड़ा कर देता हूँ, अपनी मम्मी से फोन कह के फोन करवा सकती हूँ, इसलिए मतलब कुछ थोड़ी बहुत शर्म है तुम लोग। क्या ले लूँ? हाफ AP कहाँ लिखे हैं? हाफ AP यहाँ क्या लिखा? कहाँ लिखे हैं? यहाँ पहले वही तो बोल रहा हूँ, तूने AB की जगह पहले CD तो करेगा, CD तो करेगा ही सीधा। अब सीधा इसको हाफ AP कैसे ले लेगा जब तक ये रीजन नहीं बताएगा? मैंने भी तो वही करा है ना, मैंने कोई फर्क थोड़ी करा है, मैंने पहले इसको लिख लिया ताकि CD और CM का रिलेशन मुझे पता है। तो ये CD जो है वो 2CM के बराबर है, तो ये दो हिस्सों में बराबर में बटी है, ये x है, ये भी x है, तो 2x है ना ये CD, तो CD कितना है? 2x, और CM कितना है? x है, तो मैं इस x की जगह CM लिख सकता हूँ, 2CM लिख सकता हूँ, तो इसलिए CD की जगह मैंने 2CM डाल दिया, और CM से CM काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके EL इज इक्वल टू करो उतार दो बटा दो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है एनसीईआरटी की, सिमिलर ट्रायंगल से ध्यान से समझ लेना। अब
अभी आएगा नहीं आएगा इसका मेरे पास कोई वो नहीं है जवाब सर एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी मुश्किल से आते ही हैं आते नहीं है, आते ही हैं आते ही हैं। आज तक वैसे आया नहीं है। हिस्ट्री इसकी ये है कि आज तक नहीं पूछा गया है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में है तो क्या टाइम लग रहा है उनको पूछने में। वो कह रहे हैं एनसीईआरटी में तेरा काम वेटिंग लिस्ट में ये वेटिंग में चल रहा है, लेकिन किस दिन कंफर्म हो जाए पता नहीं, है ना। अब पहले तो क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मान लो एम है, ये मान लो है। इसने हमें कहा है 2 sides एंड मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड। मतलब 2 साइड ये और ये मीडियन जो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। इस इन 2 साइड से लेना देना नहीं उस मीडियन को। एंड मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसकी कोरस्पॉन्डिंग मान लो ये है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग मान लो ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन ये है, ये प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोला उसने। मतलब ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ और ए एम अपॉन डी एन, ये गिवन है। दिस इज ये बात समझो, देखो मत, डोंट राइट, समझो, पेन नीचे रख, पहले समझा दो चीज को, फिर ए बी अपॉन ये तो गिवन हो गया। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। पहले आप कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि इसके बराबर एक लाइन नीचे खींच देनी है। सर सर वो एम अपॉन डीएम है या फिर डीएम है? ठीक है, तो ये मैंने क्या करा है यहाँ से, और इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ मैं, जी कर देता हूँ, और इतना ही लाइन नीचे खींच दी मैंने, जी एच कर देता हूँ। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ये बराबर इसके है और ये बराबर ये गिवन। अब मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन की मैंने, ड्रॉ एम जी इक्वल टू ए एम एंड जॉइन जी सी। ये काम तो ये करा, पहले इसके बराबर ये बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मैंने बेटा एक ही तो ड्रॉ करी, आगे वाली क्या करी, अभी तो पहले लिखूंगा ना उसको उतना। तो पहले मैं इस ट्रायंगल में लिख रहा हूँ कि ड्रॉ एम जी इक्वल टू ए एम एंड, यार बोलो मत, सुन लो पहले। किसने कहा है? कहीं लिखा है? तो प्रोपोर्शनल के मतलब में क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब इनके साइड्स का रेशियो बराबर है। सर तो 1:1 ही आ रहा है। कैसे आ गया वो? सर आपने बोला ना कि जब 2 चीज इक्वल हो जाती है तो प्रोपोर्शनल। इक्वल कहाँ है? मैंने कब बोला कि 2 चीज इक्वल हो जाती है तो प्रोपोर्शनल हो जाता है? मैं कह रहा हूँ जब 2 रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब बोलना नहीं कोई भी, सुनना ध्यान से। इसके बाद देखो ड्रॉ एच एन या एन एच इक्वल टू डी एन एंड जॉइन एच एफ, ठीक है। इसको ज्वाइन कर, एच एन ज्वाइन नहीं करा, ये तो ड्रॉ कर ही लिया नीचे को, और डी एन के बराबर, और एच एफ को ज्वाइन कर दिया, ऐसे यहाँ जी सी को ज्वाइन करा। ये काम तो कंस्ट्रक्शन का हो गया। अब मुझे पता है कि भाई ये वाली साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है ना। इतनी बात समझ में आती है। अब ट्रायंगल ले लो आप, इसमें, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इनको दोनों को ऐसे ऐसे तुम नहीं कर पाओगे, मेरे तो आता है तो तुम कर दो, आता है, आता है, किसी को नहीं आता होगा, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी लग रही थी, कॉन्ग्रुएंसी लग रही थी, तो कॉन्ग्रुएंसी भी होगी। हाँ तो फिर तो ये ऐसे बोलेगा बीच में, तो फिर मैं ऐसे अटका लूँगा कैसे? पहले सीख लेना इसको एक बार, तुमसे नहीं होगा ये, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर कर रखा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे से भी नहीं हुआ था।
हैं तो इसको उसकी बात है, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं क्या? अब सर है तो सर तो बनते बनते ही बने ना। पहले तो हम भी तेरे तेरे थे ना, तो पढ़े तो सर बने, अब तो पढ़ते नहीं, सुनते हो नहीं, बीच में अटक जाते हो। तो पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। बहुत सिंपल है, सामने दिखाई दे रहा है। ये प्रूफ की बात है। प्रूफ में क्या है? इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल क्या GMC। ठीक है, अभी नाम बाद में दे देंगे। आपको पता है कि AM MG के बराबर है ना, बाय कंस्ट्रक्शन, और BM इज इक्वल टू MC। लिख दो AM इज अ मीडियम। ये रीजन देने बहुत जरूरी है इसके, ये अगर नहीं दोगे तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। और ये वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट है। ये इक्वल है। अब रेशो नहीं लिया मैंने, बराबर लिया मैंने, तो लिख दो ट्रायंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब AMB नाम देखो, AM के सामने एंगल कौन सा है? ये वाला। और MG के सामने कौन सा एंगल है? MG के सामने ये वाला है ना। और M तो हमारे पास है ही, तो हमने लिखा AMB। तो ट्रायंगल कौन सा लूँगा मैं? GMC। जो साइड बराबर होती है उनके सामने वाले एंगल्स हम जो है बराबर ले लेते हैं। अब मैंने AM बराबर GM लिया है यहाँ पर। AM के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। और GM के सामने कौन सा वाला एंगल है? ये वाला। तो इसका मतलब ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, वो बाद में छोड़कर पैरेलल की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया सबको? तो ये वाला एंगल इसके हो गया। नाम लिखने के लिए बोल रहा हूँ, तो जहाँ पर M है वहाँ तो M आएगा, जहाँ B है वहाँ C आएगा, जहाँ B है वहाँ C आएगा, बाकी G लिख रहा है तो GMC। इससे मेरे पास वैसे भी दिख रहा है, देखो नाम लिखा तो AM बराबर GM हो गया है ना, वैसे लिख रहा हूँ मैं। और BM बराबर CM हो गया है ना। AM कितना था मेरा? ये बराबर इसके था और ये बराबर इसके था। देखा आ रहा है ना इसी से? इसका मतलब मैंने नाम सही लिखा है। तो ये सिमिलर हो गए, तो सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे मेरे पास क्या आया? AB और GC इक्वल आ गया। AB इज इक्वल टू GC CPC। AB इज इक्वल टू GC, ये दोनों। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाऊंगा। अब इसी तरह से AB बराबर GC कर लिया, इसी तरीके से इस ट्रायंगल में जो ये वाला और ये वाला, तो सिमिलरली लिख सकते हो आप इसमें। आपको जरूरी नहीं है कि आप सारा चीज प्रूव करो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ लिखो, सिमिलरली FH इज इक्वल टू DE। और करके दिखाना चाहो तो करके दिखा देना। अगर ज़्यादा नंबर में आता है, मान लो 4 नंबर में आ गया, तो फिर इसे भी प्रूव कर लेना। ठीक है, तो FH किसके बराबर हो गया? D। अब मैंने क्या करा, इस पे भी क्या करा, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट सेम, सब कुछ सेम है। तो FH इज इक्वल टू D आ चुका है मेरे पास, AB इज इक्वल टू GC आ चुका है मेरे पास। अब क्या करूँ? और AB और AC और CD और EFG मतलब AB और AC आपस में करते हैं। हमने जो AB और GC में प्रूव करा, समझ नहीं आया, चेक करना। जो हमारे पास ट्रायंगल है AMC है और ट्रायंगल GMC, एक मिनट GMC, हाँ ठीक है। इनमें हम AC और GC को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि AC और GC को इक्वल कर सकते हो। कैसे? सर क्योंकि हमने जो हमारा परपेंडिकुलर अब मेरी बात सुनो, मैं बोलता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से बोलो, आप बोलना नहीं, चुप रहना। ठीक है, अब क्या करना है तुमने? ये दो चीजें तुमने प्रूव कर ली, ये दोनों चीज प्रूव कर ली। ये क्यों लिखा तुमने?
दिस वाज गिवन क्वेश्चन में था। तो आप ए बी की जगह जीसी रखो और डी की जगह एफ एच रख दो, कर सकते हो। ये वैल्यूज यहाँ रख दी मैंने। तो ये क्या आ गया, ऊपर जी सी नीचे एफ एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एफ। इतनी बात समझ में आती है। ए बी की जगह जी सी रख दिया, एफ एच की जगह डी की जगह एफ एच रख दिया। वो प्रूव कराएंगे मैंने उससे, गिवन कंडीशन में डाल दी। ये वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब ये किस किस की साइड है देख लो जरा, जी सी एफ एच बोलो नहीं, ए सी ये साथ डी एफ और ए एम और डी एम समझ में आती है। इस ए एम और डी एम को ट्वाइस कर दो तो क्या हो जाएगी, ट्वाइस होने पर ए एम ट्वाइस हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, ट्वाइस होते ए जी और ये क्या हो जाएगी डी एच। समझ में आ गई। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, ट्रायंगल ए जी सी सिमिलर टू ए डी एच एफ। समझ में भाई, ऐसे ऐसे हो गया। कितनी बार समझ में आ रही है। उस दिन जिस बच्चे ने पूछा था तो मैंने उस दिन सीढ़ी मना करा था उसको, देख रही है, समझाने में भी समझ में नहीं आ रहा। तो जब कोई चीज़ को मैं कहता हूँ छोड़ दो तो उसको उस टाइम स्वीकार कर लेगा, वो कुछ कारण होगा इसकी वजह से कह रहा हूँ, है ना। अब ये जब तुमने इसको सिमिलर करवा दिया, इससे मेरे पास क्या आ गया, ट्रायंगल इम्प्लाइज ट्रायंगल ए जी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एच एफ। यहाँ तक समझ में आ गई। इससे मेरे पास ये वाला एंगल 1 ये एंगल 2 पे इक्वल आ गया। इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। अच्छा सॉरी तो फिर का नाम बदल दो, 1 2 को मैंने कर दिया, इसको मैं 3 4 लिख दूँ, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 2, ठीक है। तो ये हो गया, इससे इम्प्लाई कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गई, आगे भी कहाँ तक। बच्चों के चेहरे पे ये चल रहा होता है, ये क्या करवा रहे सर, क्या करूँ, जा ही नहीं रहा है अंदर। भाव ही ऐसे होते हैं। नवदीप की भी हालत है, इसकी भी हालत है, सार्थक की भी हालत है। ए बी जी पैरेललोग्राम तो वैसे ही बन गया ना। नहीं पैरेललोग्राम ही बन गया वो, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अब मैंने ये भी ज्वाइन कर दिया, क्यों पैरेललोग्राम है जरा बताइए नवदीप। एक मिनट नवदीप बताइए, 1 2 इक्वल से क्या लेना देना, एबीजीसी के पैरेलल और एबीजीसी के पैरेलल करना होगी, कैसे होगी, कहाँ जेड बनना है, 1 2 तो ये वर्टिकली अपोजिट, तो जेड सब का बना दे किसी में भी, एबीजीसी के इक्वल है। तो एबीजीसी के इक्वल है तो क्या हो गया, मतलब कोई दो पैरेलल से अगर मैं ये एक दूसरे के सामने की बराबर कर दूं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। पहले का प्रॉपर्टी होती है क्या, एक साइड पैरेलल और इक्वल है, दोनों पैरेलल। तो पैरेलल कहाँ है, कहाँ है एंगल इक्वल पैरेलल, एंगल कहाँ इक्वल है, वो वाले दूसरे वाले कौन से नाम देना, कौन सा वाला, ए बी एम और ए बी एम, ये वाला एंगल किसका इक्वल है, एमसीजी। कहाँ है एमसीजी, कहाँ इक्वल, कैसे बताइए इक्वल से, कहाँ है, दिखा मेरे को बता भी कहाँ है। कॉन्ग्रुएंट साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं करेगा, नहीं वो तो कॉन्ग्रुएंसी करने से होएगा, वैसे कैसे बताएगा कि पैरेललोग्राम है। मैं 1 मिनट बता दूंगा बिना कुछ करे, बताओ भाई किसी को पता हो।
कुछ नहीं करना और ये बता दो ये पैरेललोग्राम है। हाँ सर वो जो डायगोनल सर डायगोनल से डायगोनल से पूछो चिल्ला रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है AM MC और BM IC। देखो पहले मैंने ट्रायंगल लिया, पहला काम मैंने ये करा, गिवन क्या था मेरे पास, ये गिवन था कि AB/D AC/DF AM/DN प्रोपोर्शनल है, ये गिवन था। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, जितना AM था उतनी MG ड्रॉ कर ली, AM और MG बराबर, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया GC से, ये कंस्ट्रक्शन करी। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में भी कंस्ट्रक्शन करी कि जितना DN था उतना NH नीचे कर लिया और HF को ज्वाइन कर दिया। पहला काम तो ये होगा। प्रूफ फिर है हमारा AMB ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल AMB, और एक ले लिया ये वाला, है ना, GMC। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, AM MG के बराबर है और BM MC के बराबर है, और उनके इंक्लूडिंग एंगल्स बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। इससे मेरे पास ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उसकी सारी साइड्स बराबर होगी, सारे एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सब कुछ बराबर। इससे मेरे पास क्या आ गया, AB जो है AB, ये GC के बराबर हो गया। AB इज इक्वल टू GC, ये मैंने CPCT से लिख दिया। सिमिलरली मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कर दिया, सिमिलरली लिख दिया कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इससे मेरे पास क्या आ गया, FH DE के बराबर हो गया, ये सेकंड पार्ट है। समझ में आ गई बात। थर्ड पे आ जाओ। अब आपके पास जो गिवन कंडीशन थी ये, ठीक है, ये मैंने मान लो इसको 2 लिखा था, इसको 2 लिखा हुआ मैंने, ठीक है, ये 1 तो मतलब था, ये वाले जो वो डाल रहा था ये 2 लिखा हुआ है। पुट AB is equal to GC and FH is equal to DE इन सेकंड, इस पर डाल दो, मतलब AB की जगह तो रख दो आप GC और DE की जगह रख दो आप FH, ये रख दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये इसको ऐसा बन गया, ये AB की जगह रखा GC और इसकी जगह FH is equal to AC/DF is equal to AM/D। पहला काम तो ये। फिर दूसरा काम मैंने क्या करा है, AM कहाँ है मेरी, AM है ये, तो मैंने उसको डबल कर लिया ताकि ये पूरी बन जाए AG, क्योंकि ये बराबर है ना दोनों। जब ये दोनों बराबर है तो मैं ट्वाइस करूँगा तो दिस विल बिकम AG, तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं ये वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने ट्वाइस AM लिखा, ट्वाइस DN लिखा, ट्वाइस AM की जगह AG लिख दिया और ट्वाइस DN की जगह DH लिख दिया, ये DH था, इस बार H, ठीक है। इससे मेरे पास क्या आ गया, जब तीनों साइड्स का रेशो बराबर आ गया तो ट्रायंगल AGC DHF के सिमिलर हो गए, बड़े वाले ट्रायंगल पे। ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ऐसा हो गया। फिर क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। एंगल 3 एंगल A जो है वो एंगल A D के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। समझ में आ गई बात। सीधा एंगल A एंगल D मत लिख देना वहाँ पर, एंगल 3 4 ही लिखना। एंगल A तो पूरा एंगल है 3 + 5, कभी गलती से इसको यहाँ पे लिख के बैठ जाओ, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब जब ये मैंने प्रूव कर दिया इतना हिस्सा सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, सिमिलरली अगर मैंने इसे ज्वाइन किया होता तो ट्रायंगल ABG और DEH ये भी सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली दिस विल बी सिमिलर टू दिस, तो इससे हमारे पास एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आ गया, ये आ गया। तो इसको जोड़ दिया 3 और 5 को, और 4 और 6 को, तो 3 5 मिला के पूरा एंगल बन गया ये, और 4 6 मिला के बन गया एंगल D, ये आ गया मेरे पास। अब इस ट्रायंगल में आ गया, इस ट्रायंगल में जो प्रूव करना था भैया AB/D AC/DF तो दे ही रखा था उसने, यहाँ था, और एंगल A एंगल D के बराबर मैंने प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल SAS से ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय SAS, बस ये प्रूव हो गया। और ये और बता दूं एक बात, ये टेस्ट में जरूर दूंगा ये क्वेश्चन,
मतलब 100% देना ही देना है, इसको करके आना, बोलना कोई नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं आज हम, ट्रिगोनोमेट्री। ज़्यादातर बच्चे इसको भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री होती है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ये त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको। ये उसी से उठाया है, चोर है ये सारे जितने भी अंग्रेज है ना जो बनाया, ये त्रिकोणमिति थी, उससे इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री बनाई। ठीक है, हाँ, जिसमें ट्रायंगल की बात, 3 कोण वाली। सुनो भाई बच्चों, बोलना ही बिल्कुल भी, अब समझना इस चीज को। ये केवल हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जो ये 2 एंगल्स हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90। ठीक है, ये वाला एंगल भी लेस देन 90 है, ये भी लेस देन 90 है, और ये 90 डिग्री है। तो जो हम रेशो करने जा रहे हैं, वो रेशो हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही कर रहे हैं। तो आप समझना चीज़ को बहुत ध्यान से। आज जो तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं, ये तुमने ट्रिगोनोमेट्री पहले नहीं करी है, करवाया कभी किसी ने? जिससे स्कूल में हो गई होगी तो अलग बात है, पर इस साल पहली बार कर रहे हो, है ना? अपने जीवन में तुमने इससे पहले 9 तक नहीं करी। तो ये एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। ये ऐसे जो बनाते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड थीटा, इसका नाम है थीटा। अब यहाँ ABCDEFGH कुछ भी तुम लिख सकते हो, कोई भी एंगल का नाम हो सकता है, सिंबल हो सकता है। इसको पाई बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं ना, ये तो पता ही है तुम्हें, अल्फा बीटा गामा तो बोलती होगी। ये कोई भी सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है, वो एक नाम है, केवल उस एंगल का नाम दे दो। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो एंगल सी है, दिस इज एंगल सी। ठीक है, अब जो एंगल आपको दे रखा है यहाँ पर, अगर ये दे रखा है, तो इस एंगल के साथ जो लाइन बन रही है, जो कि हाइपोटेन्यूज के साथ, दिस इज कॉल्ड बेस अपॉन ह्यूमन, दिस इज कॉल्ड बेस। और इसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हें पता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी बेस। बेस क्या होती है? जो एंगल के साथ साइड हो हाइपोटेन्यूज को छोड़कर दूसरी साइड, उसको हम बेस बोलते हैं। इसको बेस नहीं बोलना। बेस किसके साथ बनेगी? परपेंडिकुलर बेस 90 डिग्री एंगल ज़्यादा होगा। तो जो एंगल ये है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर एंगल ये है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो जो एंगल तुम्हें दे रखा है उसके सामने वाली परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली बेस। बात समझ में आ रही है मेरी? तो अगर मान लो मैं कहूँ यहाँ 5 लिख दूँ, सपोज आई राइट इट 5, ठीक है। अब ये 5 के हिसाब से अगर मैं, अच्छा इसे तो छोड़ दूँगा, इतनी बात समझ में आ गई? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज समझ में आ गया सबको? पक्का समझ में आ गया? रुद्राक्ष आ गया समझ में? अब इसके बाद एक चीज याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये लाइन याद करो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। पापा बीड़ी पी लो, पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। हुक्का हो गया बंद। ये सही है। पापा बीड़ी पी लो, ठीक है। तो पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। हो गया तो बोलते नहीं होगा, हुक्का होगा बंद, होगो बंद, होगो बंद। सर वो बाकी सर, ठीक है, चलो ये इनका कुछ नहीं पता, ये तुम ऐसे ही लिख लो उसको ऐसे। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। तो ये रेशो है। अगर मैं कहता हूँ साइन थीटा, अगर मैं कहता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सबसे सिंपल है। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बेस। ठीक, कितनी बार समझ में आती है?
अब साइन का जो रेसिप्रोकल है उसका नाम है कोसेक या कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट थीटा। ये कितना होता है h/p, इसका रेसिप्रोकल है, मतलब कोसेक थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1/sin थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। समझ में आ रही है? कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, बोलो मत, h/b, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा 1/cos या cos थीटा 1/sec, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और बिना थीटा के ये बेकार है, बिना थीटा लिखे अगर आपने खाली साइन ऐसे लिख दिया तो आप समझ लो ये पाप है, सिन, दिस इज सिन। तो विदाउट एनी एंगल राइटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ सिन, पाप है। कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कोसेक, क्या कोसेक? अब कोसेक इस एंगल का अलग होगा, इस एंगल का अलग होगा, है ना? तो इसलिए एंगल मेंशन करना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो जीरो मिलेगा, काट दूंगा ऐसे करके मैं तो पूरा, ठीक है क्या? अच्छा, और टेन थीटा कितना है? कॉट थीटा, इसका उल्टा कितना होता है? b/p, ठीक है। तो टेन थीटा 1/cot थीटा या cot थीटा 1/tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये याद करते हैं आपने अच्छे से, है ना? ये सब कौन सा किसका रेसिप्रोकल है, तो लिख लो मेरा फटाफट से। मैं कह अब मान लो सपोज ये 3 है, ये 5 है, ऐसा दे रखा है उसको, मतलब आपको ऐसा दे रखा है कि साइन थीटा 3/5 ऐसा दे रखा है उसको, साइन थीटा इज 3/5, और पेन नीचे रख के समझना। तो ऐसा दिया है क्वेश्चन में, तो मुझे पता है भाई साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने इसको 3 मान लिया, ऐसे 5, वैसे होता नहीं है रेशो में, कभी भी आप इसको डायरेक्ट 3 और 4 नहीं मान सकते, 3 और 5 जब तक नहीं मान सकते जब तक आपको ये ना दे रखा हो कि 3 and 5 आर कोप्राइम है वैसे यहाँ पे, ठीक है। कोप्राइम क्या होता है? जिसके कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ कर, है ना? ये रियल नंबर्स में सब लोगों ने तुमने करा होगा कोप्राइम। चलो, तो फिर भी यहाँ 3 और 5 मान लो, तो ये 3 है परपेंडिकुलर, ये 5 है हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3² प्लस ये मान लो x² है, x² इज इक्वल टू 5, ये होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। x² क्या आ गया जी आपका? 25 - 9 16, x कितना आ गया जी? 4, मतलब ये कितना आ गया? x कितना आ गया? 4। सबसे पहला काम आपको इस ट्राइंगल को पूरा करना है पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद। सबसे पहला काम क्या करना है? ट्राइंगल को पूरा करना है। ऑल द 3 साइड्स आपके पास होनी चाहिए। अब तुमसे जो कुछ कहे वो निकाल सकते हो। अब इससे आपसे कहा जाए cos थीटा निकालो, तो cos थीटा क्या होगा? ये थीटा है ना, इसके साथ एंगल बनना तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा? 4/5 b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज h। tan थीटा क्या होगा जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। क्लियर होगी बात? आ रहा समझ में? नहीं? हाँ। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, किसी को नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करो। अब वो आ गया पक्का? लेकिन क्या नहीं समझ में आया? क्योंकि पंडित प्रसाद हर बोले समझ में आ गया है क्या? नहीं, एक बोल मत, मैं मार दूँ खींच के अपने बार बहुत जोर बदतमीजी करेगा। हाँ बोल बोल, क्या नहीं समझ में आया? जैसे कोर्स है तो हमें क्या समझ चला कि हमें कोर्स फैट के ऊपर कोर्स फाइव है, दोबारा बोल। जैसे वो कोर्स फैट है, कोर्स फैट और थीटा
दोनों थ्रेड कैसे हो गए जो उसके बीच में दोनों पर है तो उसको भूल गया वो कहते हैं वो सीधा तो फॉर्मूला जान के एक सीधा तो कि भैया जो एंगल है उसके साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं, सामने वाली को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस वाली को लंबी साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर tan A दे रखा है इसने तो tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा यहाँ पे, है ना। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये 1 के साथ परपेंडिकुलर 1 होगी, बेस के साथ ये क्या होगी 3 होगी, लिख दी। अब हाइपोटेन्यूज अगर मुझे निकालनी है तो क्या करूँगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, क्योंकि h स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर दूंगा जब इसको हटाऊंगा तो ऐसे, तो ये कितना हो गया 4, उसका अंडर रूट कितना हो गया 2, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 2। तो ट्रायंगल पूरा हो गया मेरा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ट्रायंगल पूरा हो गया, समझ में आ गया। अब ये a के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो पहले इनकी वैल्यूज निकाल लो। साइन ए क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का ये तो 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितने 2, कॉस ए कितनी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3 अपॉन, क्लियर होगी बात। इतनी बात समझ में आती सबको, आगे बच्ची समझ आ गई। अब ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ध्यान से समझ रहे हैं। अब आते हैं एंगल बी की बात करनी है। अब मुझे क्या निकालना है, साइन बी निकालना है और कॉस बी निकालना है ना, ये चीज निकालनी है मुझे। अब अगर मुझे ये वाला एंगल लेना है, इसको हटा देना है, तो मेरे पास क्या हो गया ये वाले, तो ये बेस हो गई और इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, दोबारा मार्क कर दो, है ना। अब साइन भी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1 अपॉन, देखो इसे छोड़ दो तो आ ही जाएगा। ये समझ में आ गया सबको, बोलिए जी आगे समझ में, पक्का सबको आ गया, सार्थक को आ गया। अगला क्वेश्चन तू ही करेगा, बोर्ड भी बुला रहा हूँ उसके बाद, समझ में आ गया पक्का, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है, रुद्राक्ष को बहुत है ना भाई, जब से अमन के साथ बैठे जब से रुद्राक्ष के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। ये कहता है मेरे को कोई भी दे दो क्वेश्चन कर दो, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे समझ में पहले देखो हाँ, तो आंसर आ गया 1, सबकी वैल्यू डाल दी बस खाली मैंने, जो वैल्यू निकाली वो इसे पुट कर दी। अब ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, भी बच्चों को 11th क्लास वालों को याद करा रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले हैं क्लास 11th के। इसको कहते हैं साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए प्लस, ये आइडेंटिटी है। क्लास 11th में 30 फॉर्मूले वो याद कर रहे हैं बच्चे आजकल, रो रो के बहुत लोग याद करते हैं, ठीक है। अब सुनना, जिन्होंने कर लिए मन लगा कर लिए, बाकी जिनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है उसमें मैं तुझे दिखाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 उसमें तो इनवर्स में इनवर्स कर नेगेटिव हो जाता है। नहीं कुछ नेगेटिव नहीं होता है, नहीं वो ये इसको शौक है ना ज़्यादा पढ़ने का, 10 पढ़ने का शौक नहीं। नहीं मैं तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जब पढ़नी चाहिए, जब तुम अपने क्लास में नहीं तो पढ़ता है तो शौक है तुझे, मुझे वो चीज़ पढ़ने का शौक ज़्यादा है जो तेरे कोर्स में नहीं है। तो अगर उसमें मजे आते तो 10वीं तो पास करो अच्छे नंबरों से, अभी तो 11वीं में घुसोगे, अब 10वीं में फेल हो जाओ या कम नंबर लेके आओ। अब देखो सर शाम को 11वीं क्लास में उसमें ज़्यादा पढ़ते हैं, शाम को 11वीं क्लास में 11वीं क्लास पढ़ रहे हो, 11वीं में चले जाओ फिर
10वीं छोड़ दो। जम कर सकते हैं हाँ जम कर सकते हैं, जम के तो वहीं से करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री है अगले साल की। इतनी मोटी एक बुक बन जाती है NCERT की, है ना? हाँ बस इतनी सी है, और ये तो कम हो गई है इसमें। ठीक है, इसमें बस 30 आइडेंटिटी है, ज़्यादा नहीं है। सर एक्चुअली हाँ मैं बताऊँगा, थोड़ी बहुत तो तुम्हें बताऊँगा इन सब चीज़ों, पर ये जब ही बताऊँगा जब तुम्हें ये आ जाएगा, और नहीं तो वो नहीं समझ में आएगा। आइडेंटिटी कर लोगे जब अच्छे समझ में आ जाएगा तब ये चीज़ समझ में आएगी आगे। ठीक है, अब सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो। इतना आसान था ये, अगर तुम आइडेंटिटी पता हो तो तुम्हें इनकी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, पर 10th लेवल पे नहीं करना है, 11th के लिए। अब तुम देखो ये 90 डिग्री है, तो A + B + C जो है वो 180 होना चाहिए। एंगल C 90 है, ये धर लेंगे इसको C को। A + B कितना हो गया? 90 डिग्री, उसको इसमें डाल दो, sin 90 होगा। और अभी एक टेबल कराऊंगा, sin 90 वैल्यू 1 होगी, कुछ भी नहीं करना। हो गया? बेशक। मैम बोलेंगे 11 पढ़ रहे हो। तो 10वीं क्लास में तुम्हें सिखाया तो रेशो जा रहा है ना, तो इसलिए तुम्हें रेशो से ही करना है उसको। करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें ये समझ में आ गया, लेकिन ये कब होता है कि तुम्हें ये समझ में आ जाए और ये ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये समझ में आ गया तो वही समझ में आएगा, वो भी। आगे बात समझ में सबको, बिठा दो उसको। तो अब ये समझ में आया A और B कैसे लेना है। अगर B लेना है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, अगर A लेना है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ये चीज़ ध्यान रखनी करते वक्त, समझ में आ गया? चलो बस आज चलो सुनाना हो गया। नहीं अभी आज चैप्टर खत्म करना है। हाँ बोलो। तुम लोग अगर गर्मी लगे तो पीछे चले जाओ। बेटा इधर सुन लो, चुप बैठ जाओ चुपचाप। तो कल हमने कंप्लीट कर ली थी वॉशिंग सोडा को, तीनों रिएक्शन लिख ली थी, प्रिपरेशन कर ली। आज हमें करना है सबसे पहले बेकिंग सोडा। हेडिंग डालो बेकिंग सोडा। हाँ प्रिपरेशन बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। बेकिंग सोडा ठीक है, वॉशिंग सोडा कल कर ली थी, बेकिंग सोडा आज कर रहे हैं। बेकिंग और वॉशिंग में अंतर क्या होता हाँ, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए होता है, बेकिंग सोडा खाने के लिए होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO2। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और बेकिंग सोडा तो कॉमनली बोलते हैं खाने के लिए। तो ये खाने में यूज होता है और अल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब कि आपको अगर एसिडिटी हो रही है तो पानी में घोल के आप इसको पी सकते हो। ठीक है, कंज्यूम कर सकते हो। इनो भी होता है, इनो में कुछ और चीज़ें होती है, बेकिंग सोडा भी शायद होता हो, कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता किसकी क्या फॉर्मेशन है, फॉर्मुलेशन क्या है उसकी। ठीक है, अब ये बिल्कुल जो पहली रिएक्शन आपने करी थी, आपको बताया पहली रिएक्शन क्या था। एक बोलो वॉशिंग सोडा की पहली रिएक्शन क्या है। नीचे गर्दन मत करिए, ऊपर को देखो। वेरी गुड, प्रोडक्ट है NaCO3 + NH4CO। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस यही तो रिएक्शन है, NaCl + H2O। ये तो ब्राइन हो गया, इसके अंदर से अमोनिया पास करा और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो बना NaHCO3 + NH4CO। यही तो बना रहे हो तुम, दिस इज बेकिंग सोडा।
हैं? NH3 तो गैस ही होती है बेटा। NH3 इज अमोनिया, अमोनिया इज अ गैस। तो ये गैस है, दिस इज गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, ये लिक्विड है। तो कल मैंने समझाया भी था, बहुत ऊंचा सा टावर होता है, उस टावर में से ऊपर से ये छोड़ते हैं NaCl और H2, और नीचे बेस से ये दो गैसें छोड़ी जाती हैं। तो वो गैस ऊपर की तरफ उठती है, पानी नीचे की तरफ आता है, मिलते हैं आपस में और ये फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें से बेकिंग सोडा पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये प्रेसिपिटेट की तरह नीचे जम जाता है, इसको छान लेते हैं, बेकिंग सोडा अलग निकल जाता है, NH4Cl अलग निकल जाता है। और डिटेलिंग जो है उसकी हमारे कोर्स में नहीं है कि उसके अलावा भी कैसे होता है क्या नहीं होता है, वो मुझे नहीं पता। तो ये बेकिंग सोडा समझ में आ गया। अब बेकिंग सोडा के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके यूजेस। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए, खाने के लिए हमारे पास हम किस में यूज़ करते हैं इसको? एक तो हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जो जैसा हो, नेचुरल एसिड हो। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड गिव्स बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये बेकिंग पाउडर सारे जितने भी आप केक्स बनाते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आटे के अंदर जब इसका आटा माढ़ा जाता है, डो तैयार करा जाता है इसका केक बनाने के लिए, उसके अंदर ही इस बेकिंग पाउडर को डाल देगा और उसके बाद फिर इसको हीट करने के लिए रख देगा। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन आपने पढ़ी थी, NaHCO3 को हमने हीट करा था, तो बना थी Na2CO3 प्लस CO2 ये बना था। हाई का निशान भी लगा CO2 देख लेंगे सर, वो ऊपर एरो लगा गैस CO2 अरे सर ये क्या है, गैस वाला गैस लिख तो दिया। अभी बस गैस वाला टाइम वेस्ट कर रहा है मतलब CO2, अगर CO2 में एरो नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब यही बैठ जाएगी जमीन पे। सॉलिड फॉर्म में नहीं होती थी। सुन लो बेटा, सुन, Na2CO3 प्लस H2O प्लस। तो अब आपने जब इसको गर्म करा बेकिंग पाउडर को, तो बन गया ये Na2CO3। अब ये होता है बेसिक नेचर का। और कोई भी बेसिक नेचर की चीज़ कैसी होती है? कड़वी, है ना। ये हमने अभी पढ़ा भी था, बेसिक नेचर क्यों होता है बताओ। Na2CO3 why it is बेसिक। मेटल कार्बोनेट बेसिक होता है, नॉन मेटल कार्बोनेट ये गलत वो है, ये ऑक्साइड है। ये गलत वो है। हाँ जी, कितनी मेहनत करके पढ़ाया, बेकार करके। H2CO3 जो है वो एक वीक एसिड है और Na2CO3 किससे बना? NaCl plus Na2CO3 किससे बना? NaOH प्लस H2CO3। पढ़ के तो आता नहीं। NaOH प्लस H2CO3, तो ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? वीक एसिड। तो इस दोनों से मिलके क्या बनेगा? बेसिक नेचर का बनेगा। पीएच कैसी होगी? ग्रेटर देन। तो Na2CO3 जो है वो बेसिक नेचर का है, इसलिए कड़वा होगा, इसलिए कड़वाहट होगी, बिटरनेस होगी इसमें। उस बिटरनेस को इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसके अंदर ही क्या डाल देते हैं? टार्टरिक एसिड, ताकि इसकी कड़वाहट को, जो अल्कलिनिटी इसके अंदर आई है, बेसिक नेचर आया है, उसको ये टार्टरिक एसिड, वीक एसिड उसको खत्म कर दे। और फिर वो मतलब कड़वाहट खत्म हो जाती है। उसमें चीनी तो डाली होती है, लेकिन अगर कड़वा हो तो चीनी में भी कड़वाहट महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि मीठा डाल दो खूब सारा, कि कड़वाहट नहीं लगेगी, आपको कड़वा लगेगा अगर आपने ये बेकिंग सोडा ही खाली डाला है उसको। आगे बात नहीं समझ, क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गई। मैं टार्टरिक एसिड क्यों डालते हैं इसके अंदर, वो भी समझ में आ गई। अब दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भैया इसमें बेकिंग सोडा डालते ही क्यों? मैं केक बना रहे क्यों डाल दो, क्यों पंगे कर दो? ताकि उसको फ्लफी या स्पॉन्जी बनाने के लिए, ताकि सॉफ्ट हो जाए वो। क्यों होता है सॉफ्ट, कैसे बनता है? जब हम इसको हीट करते हैं
तो हीट करने पर CO2 निकलती है। तो CO2 जो है उस डो में से निकल के आती है, आटे में से, तो वो छेद बनाती हुई निकलती है उसमें से, है ना, चैनल्स बन जाते हैं। वो चैनल्स जो हैं उसको सॉफ्ट बना देते हैं। ये कारण होता है जिसमें हम बेकिंग पाउडर क्यों डालते हैं। बेकिंग पाउडर डालते हैं ताकि केक सॉफ्ट हो जाए, स्पॉन्जी हो जाए, ठीक है। और बेकिंग पाउडर ही क्यों डालते हैं, बेकिंग सोडा क्यों डालते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उसको करने से कड़वाहट आ जाएगी, और कड़वाहट को दूर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए पीओ टार्टरिक एसिड Na2CO3 बेसिक क्यों है ये भी बता दिया, क्योंकि Na2CO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये वीक एसिड होता है। और तो इसका जो pH जो सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट उसकी pH 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। समझ में आ गई सबको बात। ये रीज़न दिमाग में होने चाहिए तुम्हारे साथ। लिखने से कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों को, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों। जब तक चीज़ों को समझोगे, उसको नहीं याद करोगे ना, तो आज याद करके आए हो, कल को भूल जाओगे। तो तुम्हें चीज़ों को समझना चाहिए। जितना मैं समझा सकता हूँ मैं उतना समझाता हूँ, बाकी तुम कितना समझते हो मुझे नहीं होता। तुम याद करके आओगे, मैं सुनूंगा इसलिए याद करके आओगे, तो साइंस कभी नहीं आएगी सर। साइंस कब समझ में आएगी जब तुम उसको समझना चाहोगे। तो इसे समझा करो इन सब चीज़ों को, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर मैं समझा रहा हूँ तो उसको याद रखो, सर नहीं बताया। अब हमने सब इंटर रिलेटेड, हमने कोई नई चीज़ नहीं करी ना। हमें पता था Na2CO3 क्यों pH उसके साथ से ज़्यादा, तो कल की चीज़ पढ़ के आते तो तुम तुरंत बोलते ये सॉल्ट है ना, Na2CO3 सॉल्ट। मैंने बताया था मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट्स, मेटल क्लोराइड्स और मेटल क्या थे, सल्फेट हो गया, कार्बन नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्राइड्स, दे ऑल आर सॉल्ट्स, दे ऑल आर सॉल्ट्स। अब उनमें से तुम्हें छांटना होता है ये किस एसिड और किस बेस से मिलके बना है। उसमें से भी तुम्हें छांटना होता है भाई ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके हिसाब से आप ये बताते हो pH जो आ रही है वो 7 आ रही है, 7 से कम आ रही है, 7 से ज़्यादा। 7 से कम आ रही है तो खट्टा होगा, 7 से ज़्यादा आ रही है तो कड़वा होगा, और अगर 7 आ रही है तो कुछ नहीं होगा, उसका टेस्ट नहीं होगा, जब पानी होगा, टेस्टलेस, उसका कोई टेस्ट नहीं। समझ में आ गई बात में। तो इसलिए ये हो गया, और बस। और क्या काम आता है, सर वॉशिंग सोडा बनाने में। वॉशिंग सोडा बनाने में काम आता है। मतलब बेकिंग सोडा से ही हम वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, है ना। बेकिंग सोडा का अगला ही तो प्रोडक्ट है वॉशिंग सोडा। ये बना दिया Na2CO3, इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल के रिक्रिस्टलाइज कर दिया, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाते हैं, वॉशिंग सोडा। ये कुछ नहीं है, सोडा है, ये सोडा है। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है वॉशिंग की, लेकिन जैसे ही इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, इसमें वॉशिंग की प्रॉपर्टीज आगे बात समझ। तो Na2CO इससे बन गया। तीसरा और क्या कर सकते हैं, इससे हम फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं। कोई भी चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, वो तुम आग बुझाने के काम में ले सकते हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट करती है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट करती है। इसमें नहीं होगा कुछ भी, ये तो अलग ही उस पर चल रही है, ठीक है। पहले आते थे, ये इसको देख रहे हैं, खाली है, खाली है। अरे ये खाली होगा क्यूटीज है। ट्राई किया नहीं, ये भरवाया नहीं अभी, ये ले गए दूसरा वाला भरवाने के लिए भरवा। भाई खाली क्यों? तेरे काम आया तो कभी काम तो भगवान से प्रार्थना करो ना काम आए। खाली कैसे हो जाता है? खाली नहीं है इसका, अरे अगर NaHCO3 में डाइल्यूट H2SO4 डाल दो तो बनेगा जी Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। अब ये CO2 गैस निकल आई, तो इसमें क्या होता है, जैसे सिलेंडर है हमारा, इस सिलेंडर के अंदर मान लो पाउडर पड़ा हो, NaHCO3 डाल रखा हो, ये इस बेसिस पर नहीं है, और ये खाली भी नहीं भरा हुआ है, पर इसमें इसका प्रेशर होता है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है 1 साल के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। पाउडर पूरा है इसके अंदर जिससे बुझती है, लेकिन अगर तुम उसको प्रेशराइज करोगे तो वो निकलेगा ही नहीं उसमें से, ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो हमें क्या चाहिए होता है, प्रेशर से उसके ऊपर, आग के ऊपर डालते हैं। तो ये एक बार यूज़ हुआ है, यहाँ पर आग लगी थी इस वाले में, यहाँ पर इसमें जो रेगुलेटर है इसमें, इसीलिए पंखा तेज चलता है।
उस दिन से रेगुलेटर बदला नहीं किया ठीक है। तो हाँ, ये इसमें आग लग गई थी। तो ये वाला इसका यूज़ करा हमने 1 सेकंड में हो जाती है, ज़्यादा वो नहीं होता। स्टार्टिंग में हो जाए, स्टार्टिंग में जब लगी और तुमने कर दिया काम तो बुझ जाते आराम से। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर लग गई और उसमें तुम ये लेके घुस जाओ फिर कुछ नहीं होने का। जितनी देर सर में फायर फाइटर्स में तो बहुत सारी आपको हुई है। तो वो बेटा वो पानी से पूछते हैं ना, वो इससे नहीं हो जाते। आजकल तो छोटी छोटी बॉल्स भी आ रही हैं, उनको यूँ फेंक देते हैं, बारिश उसमें पानी में जाती है, उसमें पानी में क्या होगा, आग में आग फट जाती है, और फटते के साथ ही जैसे उसमें पाउडर निकलता है यार है ना। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वो सब चीज़ उसके लिए ही है जहाँ पर थोड़ी आग लगी। अगर मान लो पूरी बिल्डिंग, अब गुजरात में यूजेस, तुम तीनों जो बताए मैंने लिखो यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। यूजेस क्या क्या है? नंबर 1 फॉर मेकिंग केक्स, बेकिंग पाउडर के, ये बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया है ना, तो बेकिंग पाउडर के, बेकिंग सोडा के यूज में आ गए ना वो, ठीक है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स, बेकिंग सोडा is used in making baking powder which is used in manufacturing of cakes. बेकिंग पाउडर सोडा बेकिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है और क्या है, जब लार्ज स्केल पे होती है मैन्युफैक्चरिंग। सर एक बार रिपीट कर दो सर कुछ कर लेना बेकिंग पाउडर कह रहे हैं, बेकिंग बेकिंग सोडा इज यूज्ड, बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। बता दिया था ना मैंने, बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर, लिख लिया। which in turn या चलो which is used, which is used for making cakes, which is used for making cakes. Number 2 लिख लो, it is used in making soda type fire extinguishers and soda acid soda type fire extinguishers. Making it is used for making soda acid type, soda acid soda कुछ भी type fire extinguishers. Acid soda type fire extinguishers. ठीक है। Number 3, it is used for making baking powder. Oh sorry, washing soda. It is used for making washing soda. Oh, washing powder. It is used for making washing powder. It is used for making washing powder. Powder. Washing soda होती है। सर बेकिंग सोडा है Oh sorry, baking powder. इसलिए वॉशिंग और इसलिए बेकिंग हो गई। दिमाग में बेकिंग हो गई। सर लिखना है वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा पाउडरिंग है आपके, वॉशिंग सोडा पाउडर हटा दे। देखो आप सुन लो मेरी बात, क्यों नहीं हो सकता। 1 मिनट इधर तो देखो सोम, इधर ध्यान दो, ब्रेकिंग कोई बात नहीं, इसका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कर दो। देखो वॉशिंग सोडा, बेटा सुन ले अपना, वॉशिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर 2 डिफरेंट चीजें हैं ना। बेसिक वॉशिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वॉशिंग सोडा के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ मिलाते हैं, अलग अलग केमिकल्स। क्या क्या मिलाते हैं ताकि कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद रहे, ब्लीच करने के लिए। एक केमिकल ऐसा मिलाया जाता है कि भाई आपने उसके अंदर डाला, ठीक है, और डालने के बाद उसकी मिट्टी फिर दोबारा कपड़े पे नहीं आई।
जब भी तुम कपड़ा धोते हो तो क्या, जब तुमने डिटर्जेंट में डाल दिया, उसका मैल छूट गया, तुमने रगड़ दिया उसको अच्छे से, मैल उसके अंदर आ गया पानी के अंदर, तुम जब कपड़े को वापस उठाते हो बाहर तो क्या वो काला होकर निकलता है उसमें से? काले नहीं निकलता, साफ होकर निकलता है। वो इसलिए साफ होकर निकलता है क्योंकि उसके अंदर एक और केमिकल उन्होंने मिला रखा है ऐसा, ताकि वो मिट्टी दोबारा से, या जो डर्ट है दैट शुड नॉट स्टिक द क्लॉथ, दोबारा वापस उस पर ना चिपके, है ना। और भी ऐसे 5-6 तरह के केमिकल्स इसके अंदर डाले जाते हैं, तो उनका मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर। तो सोडा के अंदर बहुत सारे और अलग अलग प्रॉपर्टीज में एंजाइम्स डाल देते थे ताकि वो और साफ करे कपड़े को। महंगे पाउडर होते हैं उसमें एंजाइम्स भी डाले जाते हैं ताकि वो उसको, जो डर्ट है, डर्ट में एक्चुअली में होता क्या है? तुम्हारा सारा मैल होता है, स्किन, कफ गंदे होते हैं, तो स्किन पे क्या आता है तुम्हारे? तेल, ऑयल। तुम्हारा स्किन में से हमेशा ऑयल निकलता है ना। तो ऑयल जो है वो मिट्टी के साथ चिपकता है, काला कर देता है उसको। गले पे होता है, ये इस पे ऐसे लगता रहता है, ऐसे लगता रहता है, ये साफ गंदा हो जाता है। या हाथ की कफ्स गंदे होते हैं, है ना। तो ये, या फिर ये अंडर आर्म्स खराब होते हैं, किसी किसी की ज़्यादा गंदगी होती है तो शरीर में, तो तुम देखते हो पीला हो जाता है, ये वाला हिस्सा, सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर उसने ज़्यादा बाहर का कुरकुरे खा रखे हैं। पानी पी रहा हूँ। और स्मेल भी बहुत होती है उसके पसीने में। जब भी तुम्हारे मुंह में, ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उन्होंने इसमें से क्लोरीन गैस पास कराते हैं, तो CaO, Cl2 + H2O ये बनता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये केमिकल नेम है इसका। दिस इज कॉल्ड केमिकल नेम। पूछेंगे तुमसे केमिकल नेम बताओ भाई ब्लीचिंग पाउडर का, तो बोलोगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये लाइम वाटर है आपका, दिस इज लाइम वाटर। उसमें से क्लोरीन गैस अगर हम पास करते हैं तो लाइम वाटर में क्लोरीन गैस पास करने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब इस एक्चुअल में ये इट इज़ अ स्टोर हाउस फॉर क्लोरीन। ये कंपाउंड जो है तुम्हारा क्लोरीन जो है उसको स्टोर करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो जैसे ही तुम इसे पानी में डालोगे, सबसे पहला काम क्या होगा? क्लोरीन गैस रिलीज होगी, सबसे पहला काम। तो क्लोरीन इसीलिए कभी भी इसको खोल के रखा नहीं जाता, इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। अगर एयर टाइट कंटेनर में नहीं होगा तो ये क्लोरीन उड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसलिए इसको हमेशा बंद रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखो, ठीक है। और इसमें से क्लोरीन ही है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और किसी काम का नहीं। तो क्लोरीन किस काम आएगा हमारे? मैंने कल भी बताया था, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करता है, ठीक है। पानी को साफ करते हैं, पानी पीने वाला भी, पानी स्विमिंग पूल वाला भी, कहीं का भी जहाँ स्टोर्ड वाटर है उसको। अब तुम्हारे घरों में भी बहुत बार आता है तो स्मेल आती है क्लोरीन की। क्यों आती है? क्योंकि हमारे यहाँ आता है बस एक ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ, तो नहर से पानी पहले वहाँ इकट्ठा होता है, डायरेक्ट नहर से हमारे घरों में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो वो पहले उस जो बहुत बड़ा इनके पास स्टोरेज एरिया है उसमें भर लेते हैं, ठीक है। स्टोर करके रखते हैं उसको, ताकि अगर पीछे से नहर नहीं भी आ रही है तो भी हमारे पास पानी सफिशिएंट रहे। बहुत बड़ा एरिया बस एक ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पर ये क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन डाल देते हैं जो स्टोरेज टैंक। तो हमारे घर पे जब आता है तो वो जब तक डिसइंफेक्टेंट हो चुका होता है। जैसे क्लोरीन नुकसानदायक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, लेकिन हमारे पास और कोई तरीका नहीं है ऐसा करने का। तो इसलिए अब अगर ये नहीं करते तो आजकल घरों में ज़्यादातर तुम लोग देखते हो, सब संपन्न घरों में कम से कम फिल्टर तो लगा ही होगा। तो फिल्टर में भी यूवी रेज होती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है। रिवर्स ऑस्मोसिस छोड़ दो, वो तो कूड़ा है, उसको तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, वो एसिडिक करता है तुम्हारी बॉडी को, ठीक है। इतना कर सकते हो कि तुम जो है नॉर्मल उसमें फिल्टर लगवाओ, और लगवाओ वाला जिसमें यूवी रेडिएशन हो, तो पानी निकलेगा, यूवी रेडिएशन डलेंगी उसके ऊपर, अपने आप ऑटोमेटिकली बल्ब होता है उसके अंदर छोटा, उससे जो है वो मर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके पास आ जाए पानी साफ हो गया,
समझ में आ गया? हाँ, हेल्दी वो इसीलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ठीक है, चांदी में और भी बढ़िया होता है, सोने में नहीं इतना अच्छा होता है। चांदी में इसलिए प्रिपरेशन हो गई है। प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस लिख लो, यूजेस लिख लो पहले। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग। ब्लीच करना मतलब समझते हो ना, रंग उड़ाना, रंग उड़ाना, दैट इज ब्लीच। भाई बालों को ब्लीच कराते हैं तो क्या होता है, काला रंग दूसरे कलर का हो जाता है, कलर उड़ जाता है। चेहरे पे ब्लीच लगाते हैं तो क्या होता है, हाँ खूब लगाते हैं। तो अभी बच्चे हो ना, तो सबसे ज़्यादा यूज़ करेगी लड़कियाँ, सबसे ज़्यादा। ठीक है, बेटा सुन, 2 घंटे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये वाला ब्लीच नहीं होता हो जो तुम स्किन पे यूज़ करते हो। भूल के भी इसको जो है अपने चेहरे में मत लगा देना, जल जाएगा। ठीक है, तो ब्लीच अलग अलग तरह की ब्लीच होती है। मतलब ये नहीं है कि CaO, Cl2 ही ब्लीचिंग पाउडर है वही यूज़ होता है, पर ये कहाँ यूज़ होता है, अब तो ये भी यूज़ करना बंद कर दिया है। इसका यूज़ कम हो गया बहुत, क्योंकि क्लोरीन गैस निकलती है विच हार्म द एनवायरनमेंट। अब तो पहले क्या करते थे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते थे, पेपर को भी वाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिस टाइम पे लकड़ी से पल्प बनाया जाता है, लकड़ी को पानी में डाल के गला लेते हैं, फिर उससे तो पेपर बनता है, लकड़ी से नहीं बनता है। तो उसको पल्प को सफ़ेद करने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता था, अभी भी होता है। ठीक है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं, अब तुम्हारे पास अगर ITC का रजिस्टर है क्लासमेट का, उसके पीछे देखोगे तुम, देखो किसी के पास है क्लासमेट, तो उसमें पीछे लिखो फ्री फ्रॉम क्लोरीन। देखो अगर है किसी के पास ITC का क्लासमेट है, इसके पीछे देख, क्लोरीन फ्री होगा ये, लिखा है क्लोरीन फ्री, है ना। तो क्लोरीन फ्री पेपर का मतलब है, इसका मतलब ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो नुकसान करती है क्लोरीन, तो इसलिए उसको उन्होंने वो कर रखा है। ठीक है, अभी टाइम फटाफट कर लो भाई। तो ब्लीचिंग पाउडर का बता दिया मैंने, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग। सुन लिखो भाई, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। कॉटन एंड लिनन, LINEN, कपड़े को कहते हैं, भी कॉटन की तरह का कपड़ा है। कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अगला लिखो, अगला लिखो, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्टिंग स्पेलिंग क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। दूसरा, इट इज यूज्ड, तीसरा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म। इट इज यूज, हंसुआ के बेहोश करने वाले वही, हाँ CID में लिखा है। इट इज यूज, बात मत करो, इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM, क्लोरोफॉर्म। इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। ठीक है, CHCl। अगला लिखो, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल, वूल मतलब ऊन, अनश्रिंकेबल। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, इससे श्रिंक ही ना हो। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। ये बस 4 लिख लो, बहुत ठीक है। इसके बाद लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस।
बेटा बात नहीं करो। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। सर ये पेरिस क्यों लगाते हैं? हाँ बताऊंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये पेरिस में ही बना था सबसे पहले पेरिस में ही बना था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पीओपी शॉर्ट फॉर्म है। और ये बनता किससे? जिप्सम से, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। ध्यान से समझ लेना, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2। ठीक है, तो ये होता है जिप्सम। इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। ये 110 भी नहीं होना चाहिए, 105 भी नहीं होना चाहिए, 100। क्यों करते हैं ऐसा? इतने से कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O रह जाता है। इसमें से दो में से आधा वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। अगर ये भी उड़ गया तो पीओपी नहीं रहा, फिर वेस्ट हो गया। तो 100 डिग्री पर ही जरूरी है, ये 100 डिग्री पर ही होगा जब ये पीओपी बनेगा। आधा कैसे होता है? अगर ये दो उस टाइम मिलके एक शेयर करते ये है, हैं, दो मिलके एक शेयर करते हैं। दो मिलकर तो एक शेयर करते हैं। वो पूछा कैसे होता है, पता कैसे होता है? तो ये तो यही तो नहीं सर, एक्सपेरिमेंट। पता नहीं कि आधा हुआ कैसे। H2O तो एक रहेगा ना, आधा कैसे होगा? सर आपने हाफ H2O लिखा है ना। हाफ H2O मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। भाई तो पूरे पीओपी में दो वाटर मॉलिक्यूल, दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल साथ अटैच है। ये मतलब है इसका। समझ में तो अभी भी नहीं आया तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब 2CSO4 डॉट H2O हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसका मतलब क्या होगा कि दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल, उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। ठीक है, इसको छोड़ दे, तू तेरे समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दे, तो मैं काम में नहीं। ये पीओपी हो गया, ये दिस इज कॉल्ड पीओपी, वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। अब जब पीओपी को, ये तो फॉर्मेशन हो गई उसकी प्रिपरेशन, जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो फिर से 3H2O इसमें जुड़ जाता है और CaSO4 डॉट 2H2O बना देता है, जो फिर से जिप्सम बन जाता है। और ये हार्ड करने के लिए ही यूज करा जाता है। हार्ड होता है ना जिप्सम। प्लास्टर को देखते हो तुम, प्लास्टर को तुम्हारे पास जो डॉक्टर तुम्हारे प्लास्टर करता है, किसी के भी देखा हो, हाथ पैर उंगली कुछ भी टूट जाए तो वो क्या करता है, पट्टी के अंदर, अब तो पहले तो पाउडर अलग आता था, तो पहले क्या करता था डॉक्टर, पहले पट्टी चढ़ाता था, फिर उसमें पाउडर वो था तुम्हारा जो पीओपी का पाउडर, उसमें उसको पानी में गीला करता था, फिर हाथ में चढ़ा देता था। अब पट्टी के अंदर ही बना ही आता, तो वो पट्टी लपेटते हैं, पानी लगा देते हैं उसमें, तो वो हार्ड हो जाता है, आधे घंटे बाद पत्थर की तरह हो जाता है बिल्कुल। तो वो पीओपी से क्या बन गया, जिप्सम। पहले जिप्सम से हमने 100 डिग्री पर हीट करके उसको बनाया पीओपी। पीओपी में अगर हम पानी डालेंगे तो जिप्सम बन जाएगा फिर से। मतलब तुम्हारे हार्ड प्लास्टर जो होता है दैट इज जिप्सम। अब पीओपी नहीं रहा हो। समझ में आ गई बात मेरी? तो ये फॉर्मेशन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो कि अच्छे से याद करनी है आपने। अब ये पानी में जाकर हार्ड मास बन जाता है, पानी में भीगने पर। मैंने ये बता दिया आपको। और इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि पानी की कांटेक्ट में आते ही ये जिप्सम बन जाता है, तो दाने पड़ जाते हैं इसके अंदर, और ये फिर वेस्ट हो गया हमारे लिए। फिर पीओपी वाली इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज नहीं रहती, तो उसको पीस भी लो तब भी नहीं रहती। फिर दोबारा से तुम्हें वही फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे बस में नहीं होता, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट जो है वो हम घरों में नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो फिर बेकार हो, वो तुम्हारे को फेंक नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब भी ये पीओपी आता है तो पॉलीथीन में पैक हो गया, और तुम्हारे घर में भी आया, खोल दिया तुमने, तो एयर टाइट कंटेनर में बंद करो, पॉलीथीन में भरो, फिर उसके बाद अब देखो उसके साथ भी खेलकारी करना। सुनने मेरी बात क्या कहें,
सीधा बैठ जा, ध्यान होता ही नहीं तेरा। तो मैं तेरे को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इतना हल्का है, मार तो वहाँ पड़ेगा तुझे। मत करा कर ऐसे। हाँ बोलो बोलो।